हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का 10th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बाय बिजनेस। प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड बिजनेस। एथिक्स के लफ्ज़ी माना होते हैं अखलाकियात। इसमें जो प्रोफेशनल एथिक्स इसमें जो सबसे पहला टॉपिक्स है वो प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें जो सबसे पहला है वो प्रोफेशन और दूसरा है ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या होता है? इस फील्ड को कहते हैं जिनको इंटर होने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन या आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है। जैसे अकाउंटिंग और ऑडिट के लिए CA, जैसे डॉक्टरी के लिए MBBS, इस तरह। एक दफ़ा फिर पलटे हैं प्रोफेशन। इस फील्ड को कहते हैं जिनको इंटर होने के लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन या आपको किसी स्पेसिफिक डिग्री की ज़रूरत होती है। एक दफ़ा रीड करते प्रोफेशन। प्रोफेशन requires a degree or a complete studies at a university or other institution of higher education. It involves extensive training and special knowledge. Example of profession include accountant, architect, doctor, engineer, lawyer, teacher. You need a degree to work in these areas. इसमें जो दूसरा है वो है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन ऐसा जॉब या फील्ड होते हैं जिसमें सर्वाइव करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती ऑक्यूपेशन में। जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, एक्सेट्रा। ऑक्यूपेशन में जनरल रूल को अप्लाई करेंगे। एक दफ़ा रीड करते हैं। एन ऑक्यूपेशन इज़ द जॉब यू आर फेड टू डू। इट इज़ द वे you earn a living. Think of it is the activity that occupies your time and from which you receive money for doing it. ऑक्यूपेशन ऐसा जॉब या फील्ड होते हैं जिसमें सर्वाइव करने के लिए स्किल की ज़रूरत होती है, क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। अब दूसरा टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट। कोड्स मतलब रूल्स ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट। जब इंशाल्लाह तुम इंटर्नशिप में जाओगे, दिस आर द कोड्स यानी रूल्स कि तुम फॉलो करोगे। दिस आर द रूल कोड्स कि तुम फॉलो करोगे। अगर फॉलो नहीं करते देन फाइन पे करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है? सबसे पहला है इंटीग्रिटी, यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्टी। इंटीग्रिटी हॉनेस्टी को कहती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लग रहा है मतलब वो बताओ। हमारी जब और एक्टिविटी में हॉनेस्टी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हॉनेस्टी। दूसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। हमारी फील्ड में चेंजेस आती रहती है, जैसे लॉ चेंज वगैरह, तो ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपना नॉलेज को अपडेट रखना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, अपडेट योर नॉलेज विद द डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेशन, विद द करंट डेवलपमेंट एंड लेजिस्लेशन। तीसरा है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारी फील्ड में हमारी फील्ड यानी अकाउंटेंट में हमारी फील्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस का A to Z डेटा होता है। अकाउंटेंट के पास तो बिजनेस का सारा डेटा होता है, जैसे एक्सपेंस हो गया, फ्यूचर का इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी फील्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी की बहुत हमारी फील्ड में कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस का A to Z डेटा होता है, जैसे एक्सपेंस हो गया, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज़रूरी है अकाउंटेंट के लिए। एक दफ़ा रीड करती कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट डिस्क्लोज एनी लीगल इंफॉर्मेशन। इसके बाद फिर है प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रोफेशन के बारे में लोगों में नेगेटिव इमेज न बनाना, जैसे एक बुरा पुलिस से सारा पुलिस बदनाम हो जाता है, इस तरह। प्रोफेशनल बिहेवियर, कंप्लाई विद द लॉ एंड अवॉइड एनी एक्शन विद डिस्क्रीट मीन डिसबिलीव द प्रोफेशन। कंप्लाई विद द लॉ एंड अवॉइड एनी एक्शन विद डिस्क्रीट द प्रोफेशन। इसके बाद फिर आखिरी है ऑब्जेक्टिविटी, अवॉइड बियस मीन नो डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या चीज़ होता है?
अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी पे नाजायज़ असर डालना, यानी अपनी अथॉरिटी को नेगेटिव यूज़ करना, इन सब चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखेंगे। ये था कोड ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट या रूल्स ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेंट। पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ एन अकाउंटेंट, ये जनरल क्वालिटीज़ है। पर्सनल क्वालिटीज़ विच शुड बी इन योर पर्सनालिटी, इसमें सबसे पहला है रिलायबिलिटी, यू शुड बी अ रिलायबल पर्सन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। ये पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट है, इसमें सबसे पहला रिलायबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टाइमलीनेस यानी वक्त के पाबंद होगा अकाउंटेंट। काउट से मीन खुश अखलाक, रिस्पेक्ट यानी दूसरे की रिस्पेक्ट करने वाला होगा, इसकी भी रिस्पेक्ट की जाएंगी। ये सब पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट में आते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ एन अकाउंटेंट। दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ये हर हाल में होनी चाहिए, ये जनरल नहीं है। वो हमने इससे पहले जो पढ़ी थी वो पर्सनल क्वालिटीज़ थे, वो तो जनरल थे, लेकिन ये तो प्रोफेशन है, ये हर हाल में होनी चाहिए। दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ, दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। इसमें जो सब जब आप अपनी इस फील्ड में जॉब करते हो या प्रोफेशनल क्वालिटीज़, ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ आप में होनी चाहिए। यानी जब इंशाल्लाह हम इस सब लोगों की ACCA कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर ये क्वालिटीज़ आप सब लोगों में होनी चाहिए। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें सबसे पहला है इंडिपेंडेंस। जब हम डिसीजन लेंगे तो दूसरों को नहीं देखेंगे। इंडिपेंडेंस, योर डिसीजन शुड बी इंडिपेंडेंट। इसके बाद स्किप्टिज्म, जैसा कि कोई कहता है कि हमारा लॉस हो गया तो हमको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसकी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि लाजमी इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि वाकई लॉस हुआ है कि नहीं। स्किप्टिज्म, टू क्रिएट अ नेगेटिव थिंकिंग। अकाउंटेबिलिटी, इसके बाद फिर है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह, आप अपने डिसीजन के खुद जवाबदेह होंगे, दूसरे पे नहीं डालता। एक दफ़ा रीड करते, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल फॉर योर डिसीजन एंड एक्शन। इसके बाद सबसे आखिरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के इन्वेस्ट करेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटेंट बनाता है तो अकाउंटेंट ट्रू एंड फेयर वेव देंगे। एक दफ़ा रीड करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ पब्लिक ड्यूटी इज़ गिव ट्रू एंड फेयर व्यू अबाउट द कंपनी। ये सारे जो हमने पढ़े ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ ऑफ अकाउंटेंट, ये लाजमी आप में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जब हम इस फील्ड में जॉब करते हैं ये प्रोफेशनल क्वालिटीज़ हम में लाजमी होंगे, क्योंकि ये जनरल नहीं है, ये प्रोफेशनल है। दिस इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं, डीलिंग विद अनएथिकल और इलीगल कंडक्ट। ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे हम सबको पॉजिटिव मिले। एज एन अकाउंटेंट हमें प्रेशराइज करते हैं या गलत ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर हम अकाउंटेंट क्या करेंगे। इसमें हम सबसे पहले इस तरह करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर इसके लिए कोई ऑफिसर वगैरह होंगे तो उसको बताएंगे। अगर फिर इससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर दूसरी क्या काम करेंगे, फिर प्रोफेशनल बॉडी यानी अकाउंटेंसी फर्म्स उससे एडवाइस लेंगे। अगर इससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम गवर्नमेंट अथॉरिटी वालों को कहेंगे कि ये मसला हुआ है, और अपने आप को उस जॉब से छोड़ देंगे और अपने आप को उस हम जो पहले काम करते थे उस जॉब को और हम पहले जो काम करते थे उस काम को छोड़ देंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि ये इस तरह मामला हुआ है। सो एक दफ़ा रीड करते हैं, डीलिंग विद अनएथिकल और इलीगल कंडक्ट, द अकाउंटेंट शुड फर्स्ट कंसल्ट विद whoever is responsible for the governance or ethics within the organization। एक दफ़ा फिर रीड करते हैं,
ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे आपको पॉजिटिव मिले। एज एन अकाउंटेंट हमें प्रेशराइज करते हैं या गलत ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, तो फिर हम अकाउंटेंट ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिसर है उसको बताएंगे। इसके बाद अगर फिर भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर हम एक प्रोफेशनल बॉडी यानी जैसे कि अकाउंटेंसी फर्म से मशवरा लेंगे। अगर उससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी को कहेंगे कि इस तरह मसला हो रहा है। तो अब एक दफ़ा रीड करते हैं। द अकाउंटेंट शुड फर्स्ट कंसल्ट विद whoever is responsible for the governance or ethics within the organization. This may be compliance officer or the board of directors themselves. Second number पर, if the problem remain unresolved, the accountant should take legal advice or advice from their professional body, example ACCA or accountancy firms. अगर इससे भी मसला हल नहीं हुआ तो फिर आखिर में इस पर आ जाएंगे। इफ़ द सिचुएशन स्टिल कैन नॉट रिजॉल्व, द अकाउंटेंट शुड कंसिडर रिपोर्टिंग टू एन रेलिवेंट अथॉरिटीज जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज एंड विड्रॉइंग फ्रॉम द इंगेजमेंट। इसके बाद फिर ये टॉपिक पढ़ते हैं, एथिकल थ्रेट्स एंड डिलेमास। एथिकल थ्रेट्स एंड डिलेमास ये प्रॉब्लम को कहते हैं। अभी ये एथिकल प्रॉब्लम है। ऑडिटर और अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस आर द एथिकल थ्रेट्स जिसमें आपको फोर्स किया जाता है कि आपने ये काम करना है। अगर कोई इन्वॉल्व नहीं तो खुद ब खुद आप इसमें इन्वॉल्व होते हो। इसमें ये 5 चीज़ें हैं। जैसे सबसे पहले सेल्फ इंटरेस्ट, दूसरा है एडुकेसी, तीसरा है इंटिमिडेशन, चौथा है सेल्फ रिव्यू, पांचवा है फेमिलियरिटी। अब एक एक को अलग डिस्कस करते हैं कि किस तरह होते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ये आर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो। अपनी ज़ाती मफाद देखते हो, कोई अपनी ज़ाती मफाद देखना, कोई आपको रिश्वत देता है एक्सेट्रा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसको अवॉइड कर दें। एक दफ़ा रीड करते, सेल्फ इंटरेस्ट, द थ्रेट दैट फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल अकर inappropriately influence the professional accountant judgment or behavior. एक दफ़ा फिर, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, द थ्रेट दैट अ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल inappropriately influence the professional accountant judgment or a behavior. दूसरा है एडुकेसी, लफ्ज़ी माना वकालत करना, हिमायत करना। जानते हुए भी किसी की गलत हिमायत कर रहे हो तो वो एडुकेसी के है। एक दफ़ा फिर, जानते हुए भी किसी की गलत हिमायत कर रही हो तो एडुकेसी में आता है, एडवोकेसी में आता है। एक दफ़ा रीड करते, एडुकेसी थ्रेट। एक दफ़ा फिर, जानते हुए भी किसी की गलत हिमायत कर रहे हो तो एडुकेसी थ्रेट में आता है। एडुकेसी थ्रेट अगर विन द ऑडिट फर्म और अ मेंबर ऑफ ऑडिट टीम्स promote or may perceive to promote the audit client position or an opinion acting as an advocate on the behalf of an audit client. तीसरा नंबर पर है इंटिमिडेशन थ्रेट, यानी डराना धमकाना, बाय फोर्स किसी से काम कराना। तो हमने जो इससे पहले जो 3 स्टेप पढ़े थे वो हम फॉलो करेंगे। डीलिंग विद अनएथिकल और इलीगल कंडक्ट में जो हमने 3 स्टेप पढ़ी थी वो इसमें फॉलो करेंगे। फिर इंटिमिडेशन, तो इस इंटिमिडेशन यानी डराना धमकाना, बाय फोर्स किसी से काम कराते हो इंटिमिडेशन में आते हैं। एन इंटिमिडेशन थ्रेट एग्जिस्ट इफ एन ऑडिटर इज इंटिमिडेट बाय मैनेजमेंट। इफ an intimidation threat exists if an auditor is intimidated by management or its director to a point that they are deterred from acting objectively मतलब सच्चाई से। एक दफ़ा फिर, an intimidation threat exists if the auditor is intimidated by the management or its director to a point that they are deterred from acting objectively। इसके बाद फिर आता है familiarity threat, जैसे किसी ऐसी कंपनी जहाँ पे रिलेशनशिप है, जहाँ पे फ्रेंडशिप है, जैसे मामू प्राट कर रहा है लेकिन हम कहते हैं सब ठीक है,
क्योंकि मामू के बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकते। तो इस तरह जो ट्रीट है वो फेमिलियरिटी ट्रीट में थे। फेमिलियरिटी ट्रीट द ट्रीट दैट ड्यू टू long or close relationship with the client or employer. A professional accountant will also too sympathetic to their interest. इसके बाद फिर आखिर है सेल्फ रिव्यू। लफ्ज़ी मतलब इसका होता है मेकिंग योर ओन जजमेंट। लेकिन जैसे एक टीचर के पास शीट है जिसमें वो क्लासेस लिखते हैं, तो उसने इस तरह के कर दिया कि अपनी क्लासेस ज़्यादा लिखती, तो ये इसमें आता है सेल्फ रिव्यू। एक दफ़ा फिर पलटे, जैसे इसका लफ्ज़ी माना होता है मेकिंग योर ओन जजमेंट। लेकिन जैसे एक टीचर के पास शीट है जिसमें क्लासेस लिखते हैं और उस टीचर ने उस शीट में वो अपनी क्लासेस ज़्यादा लिखती। सेल्फ रिव्यू थ्रेट एग्जिस्ट इफ द ऑडिटर इज ऑडिटिंग हिज ओन वर्क और वर्क दैट इज डन बाय अदर इन द सेम फर्म। एक दफ़ा फिर, इफ द ऑडिटर is auditing his own work or work that is done by other in the same firms. इसके बाद आता है एथिकल प्रॉब्लम फेसिंग बाय मैनेजर। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है एक्सटोर्शन। किसी को इंटिमिडेट करके पैसे निकलवाना। कोई अथॉरिटी कहते हैं जब तुम हमें पैसे नहीं देते तब तक तुम इस मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये एक्सटॉर्शन में आता है। एक दफ़ा फिर, किसी को इंटिमिडेट करके पैसे निकलवाना, यानी कोई अथॉरिटी कहते हैं जब तुम हमें पैसे नहीं देते तब तक तुम इस मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये एक्सटॉर्शन में आता है। एक्सटॉर्शन एन अनएथिकल एंड इलीगल एज वेल। मीनिंग ऑफ एक्सटॉर्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग समथिंग स्पेशली मनी थ्रू फोर्स और थ्रेट। दूसरा नंबर पर है ब्राइबरी। अगर कोई इलीगल काम करने के लिए पैसे दे रही हो, किसी को रिश्वत देना किसी काम कराने के लिए, तो ये ब्राइबरी में आता है। तो ये ब्राइबरी अनएथिकल भी है एंड इलीगल एज वेल, अनएथिकल एंड इलीगल एज वेल। इसके बाद फिर है ग्रीस मनी। अगर कोई लीगल काम कराने के लिए पैसे दे रही हो, जैसे शनाख्ती कार्ड एक अर्जन होता है और एक नॉन अर्जन होता है, तो अर्जन के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हो ताकि वो तकरीबन 7-8 दिन में आ जाए, तो ये ग्रीस मनी में आता है। लीगल, ये तो लीगल है, अलाउड, बट दिस इज़ सम हाउ अनएथिकल। लेकिन कुछ लोगों के साथ पैसा नहीं होगा और उनके साथ अनएथिकल हो रहा है। सबके साथ इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब ये। इसके बाद फिर आखिरी है गिफ्ट्स, यानी प्रमोशन के दिन गिफ्ट्स देने अपने मतलब निकलवाने के लिए, ये भी एथिकल प्रॉब्लम है जो कि मैनेजर फेस कर सकती है। इसके बाद फिर है मैनेजिंग एथिक्स। एथिकल प्रॉब्लम को कंपनी के अंदर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहले अप्रोच है वो है कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच। अगर आप कंपनी के अंदर हर काम अकॉर्डिंग टू द लॉ और स्टैंडर्ड परफॉर्म कर रहे हो, और अगर आपकी कंपनी के अंदर कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता, तो आप इस चीज़ को डिटेक्ट करके इनको पनिश करोगे, तो ये कंप्लायंस बेस्ड अप्रोच में आता है। एक दफ़ा रीड करते, इज डिज़ाइन टू इंश्योर दैट द कंपनी एक्ट विद इन द लेटर ऑफ द लॉ एंड द वोलेशन, यानी खिलाफ वर्जी आर प्रिवेंटेड, डिटेक्टेड एंड पनिश्ड। इसके बाद जो दूसरा है वो है इंटीग्रिटी बेस्ड अप्रोच। आपने लॉ फॉलो करने के साथ साथ आपने मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हो। इससे आपकी कंपनी के अंदर एथिकल एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हो। एक दफ़ा फिर, आपने लॉ फॉलो करने के साथ साथ अपनी मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डिफाइन कर रहे हो। इससे आपकी कंपनी के अंदर जो एथिकल एक्टिविटी है वो कंट्रोल कर सकते हो। एक दफ़ा रीड करते हैं, कंसर्न फॉर द लॉ विद एन एम्फेसिस, यानी फोकस ऑन द मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एथिकल बिहेवियर। इसके बाद आता है विसल ब्लोइंग क्या चीज़ है। जैसे अगर आप अपने सामने कोई अनएथिकल एक्टिविटी होते हुए देखते हो, जैसे कोई इलीगल काम हो रहा है,
आपकी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे। आपने इस रिलेवेंट पार्टी को डिस्क्लोज करना है। इस डिस्क्लोजर को विसल ब्लोइंग कहते हैं। एक दफ़ा फिर, अगर आप अपने सामने कोई अनइथिकल एक्टिविटी होती हुए देखते हो, कोई इलीगल काम हो रहा है, आपकी इथिकल ड्यूटी, आपकी इथिकल ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे। आपने इस रिलेवेंट पार्टी को डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोजर को विसल ब्लोइंग कहते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। अ विसल ब्लोइंग इज द डिस्क्लोजर बाय एन एम्प्लॉय इलीगल, इमोरल और इलेजिटिमेट practices on the part of the organization. This may appear to be in the public interest, but confidentiality is very important in the accounting code of ethics. Whistleblowing frequently involves a financial loss for the whistleblower. इसके बाद फिर पलटे हैं सेफगार्ड अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स। यानी आप अपनी कंपनी में ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, तो इससे एथिकल थ्रेट को कंट्रोल कर सकते हो। सेफगार्ड अगेंस्ट एथिकल थ्रेट्स, दिस कैन बी इजीली रिमेंबर यूजिंग टू द एक्रोनिम होटर। होटर से हम इन सारे को याद रखेंगे। होटर में एच यूज़ होता है हॉनेस्टी के लिए, ओ यूज़ होता है ओफेंसेस के लिए, टी यूज़ होता है ट्रस्ट के लिए, टी यूज़ होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, ई यूज़ होता है एम्पावरमेंट के लिए, आर यूज़ होता है रिलेवेंट, आर यूज़ होता है रिस्पेक्ट के लिए। तो अब एक एक को पलटे हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है हॉनेस्टी। यानी एम्प्लॉय को हॉनेस्टी पर इनकरेज करेंगे। एम्प्लॉय शुड बी इनकरेज टू बी हॉनेस्ट। इसमें जो दूसरा है वो है ऑफेंसेस। कोई चीज़ आपने हाइड नहीं करनी है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबको बताने वाले हो, इट शुड बी डिलीवर टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर। एक दफ़ा फिर ऑफेंसेस में क्या चीज़ आती है, कोई इस तरह कोई चीज़ आपने हाइड नहीं करनी है, जैसे कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो सबको बताने वाले हो, इट शुड बी डिलीवर टू द रिलेवेंट स्टेक होल्डर। एक दफ़ा रीड करते ऑफेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन शुड फ्रीली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द स्टेक होल्डर। इसमें जो तीसरा यूज़ होने वाला है वो है ट्रांसपेरेंसी। यानी कंपनी अपने स्टेक होल्डर को ऑफर करते हैं कि आप हमारी कंपनी में आए, किसी भी स्टेटमेंट को रिव्यू कर सकते हो, तो इसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, कंपनी मेक इट इजी फॉर द स्टेक होल्डर टू रिव्यू इट्स एक्टिविटी। नंबर 4 पर थे ट्रस्ट। यानी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ट्रस्टवर्थी इन देयर डीलिंग। इसके बाद फिर एम्पावरमेंट, यानी एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग का पावर दे दो, गिव पावर टू एम्प्लॉय फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके बाद रिस्पेक्ट, ऑल एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर शुड बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। इसके बाद फिर आता है कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स। कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स ये क्या होते हैं। कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स एक कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोड ऑफ एथिक्स यानी रूल ऑफ एथिक्स को डिफाइन करेंगे। जैसे कंपनी की जो हर मिशन स्टेटमेंट होते हैं, इसमें कंपनी के रूल ऑफ एथिक्स को डिफाइन होते हैं। जो कोड ऑफ एथिक्स है वो डिफाइन होते हैं। एक दफ़ा फिर एक कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोड ऑफ एथिक्स को डिफाइन करेंगे। कंपनी के जो मिशन स्टेटमेंट होते हैं ना, इसमें लाजमन कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन होते हैं। एक दफ़ा रीड करते हैं। कोड ऑफ एथिक्स इज a code of ethics corporate code of ethics. A code of ethics document may outline the mission and the value of the business or organization, how professional are supposed to approach problem, the ethical principle based on the organization core value and standard to which profession is held. There is no standard list of corporate code of ethics. It may vary from company to company, but typically include integrity, honesty, customer focus. Many organizations appoint ethical officer, also known as compliance officer. तो ये तो था कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स। इसके बाद फिर आता है हाउ डू रूल्स फिट टुगेदर। देयर आर 3 रूल्स जो कि हर कंपनी फॉलो करते हैं। देयर आर 3 मेन सोर्सेज ऑफ द रूल दैट रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस। दिस आर, वो क्या है,
जैसे लॉ को फॉलो करते हैं यानी स्टैंडर्ड को। दूसरा इंटरनल जो पॉलिसीज़ होते हैं यानी नॉन लीगल रूल्स वो फॉलो करते हैं। और सबसे आखिरी एथिक्स, या एथिक्स में प्रोफेशनल और कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स दोनों आ जाते हैं। ये तीनों हर कंपनी फॉलो करते हैं। ये तीनों एक रूल है, दिस 3 आर द रूल जो कि हर कंपनी फॉलो करती है। इसमें जो सबसे पहले है वो लॉ, यानी लॉ को फॉलो करते हैं यानी स्टैंडर्ड। इसके बाद नॉन लीगल रूल एंड रेगुलेशन सच एज इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, जैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज, वो सब कुछ इसमें आता है। इसके बाद फिर आखिर ये है एथिक्स। एथिक्स में प्रोफेशनल और कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स दोनों आ जाते हैं। ये इस तरह तीनों रूल है जो कि हर कंपनी फॉलो करते हैं। एक दफ़ा रीड करते। द फर्स्ट लॉ, द सेकंड नॉन लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन सच एज इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द कंपनी, नंबर थर्ड एथिक्स। इसके बाद फिर अप्रोचेस टू एथिक्स। अप्रोचेस टू एथिक्स, कुछ अप्रोचेस है एथिक्स के। इसमें जो सबसे पहला है वो है ईगोइज़म अप्रोच। ईगोइज़म अप्रोच यानी जो लोग अपने बारे में सोचते हैं ना, इस फेवरेबल फॉर योर सेल्फ। कुछ लोगों की नज़र में अपना फ़ायदा देखना अलाउड है, ये एथिकल है। एक दफ़ा फिर जो लोग यानी अपने बारे में सोचते हैं ना सिर्फ और सिर्फ इज़ फेवरेबल फॉर योर सेल्फ, कुछ लोगों की नज़र में अपना फ़ायदा देखना अलाउड है, ये एथिकल है। तो ये लोग ईगोइज़म अप्रोच को अडॉप्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा रिपीट है, एगोइज़म अप्रोच इज़ फेवरेबल फॉर योर सेल्फ ऑनली। इसमें जो दूसरा है यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच। इसमें क्या होता है, मैंने अगर क्लास में कोई डिसीजन लेना है और मेरे इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ज़रा से कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा कम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच में अडॉप्ट कर रहा हूँ। यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच, तो एक दफ़ा रीड करते, यूटिलिटेरियनिज्म अप्रोच ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इसके बाद लास्ट में है फ्लोरलिस्ट अप्रोच। फ्लोरलिस्ट अप्रोच, अगर मैंने डिसीजन लेना है और इससे सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो मैं फ्लोरलिस्ट अप्रोच को अडॉप्ट कर रहा हूँ। एक बार रीड करते, फ्लोरलिस्ट अप्रोच इज़ फेवरेबल फॉर एवरीवन। इसके बाद चौथी नंबर पर है रिलेटिविज़म। रिलेटिविज़म यानी आपका जो डिसीजन है ना या एथिकल व्यूज़, वो डिपेंड करेगा इसकी सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। जैसे अगर झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो हम झूठ बोलेंगे, तो ये रिलेटिविज़म अप्रोच में आता है। एक दफ़ा फिर आपका जो डिसीजन है ना या एथिकल व्यूज़, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। एक दफ़ा रिलेटिविज़म, एथिकल डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और कंडीशन। इसके बाद फिर 5वें नंबर पर है एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म, आपने जो प्रिंसिपल बनाया हुआ है वो हर हाल में वैसा ही रहेगा, अप्लाई होगा। आपने जो प्रिंसिपल बनाया हुआ है वो हर हाल में वैसा ही रहेगा, अप्लाई होगा। सच बोलना है, अगर किसी की जान भी जाए इस सच बोलने से तो भी सच बोलना है, तो ये एब्सोल्यूटिज्म में आता है। एब्सोल्यूटिज्म में आता है, एक बार रीड करते, एब्सोल्यूटिज्म अनचेंजिंग सेट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल that will apply in all situation at all times and in all society। यानी आपने जो प्रिंसिपल बनाया हुआ है वो हर हाल में वैसे ही रहेगा, अप्लाई होगा। इसके बाद फिर 6 नंबर पर आता है डेंटोलॉजिकल एथिक्स। डेंटोलॉजिकल एथिक्स, और फिर 7वें नंबर पर है नॉर्मेटिक्स एथिक्स। ये डेंटोलॉजिकल और नॉर्मेटिक्स एथिक्स जो है, दोनों में एब्सोल्यूटिज्म कंसेप्ट यूज़ होता है। डेंटोलॉजिकल और नॉर्मेटिक्स दोनों में एब्सोल्यूटिज्म कंसेप्ट यूज़ होता है, सिर्फ वर्ड चेंज होता है बस।
एक दफ़ा डेंटोलॉजिकल एथिक्स को रीड करते हैं। यानी जो सेट ऑफ रूल्स रखा हुआ है अगर इनको फॉलो करेंगे तो वो एथिक्स में आएगा, वरना नहीं, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। जो सेट ऑफ रूल रखा हुआ है अगर इनको फॉलो करेंगे तो एथिक्स में आएगा, वरना नहीं आएगा। एक दफ़ा रीड करते हैं डेंटोलॉजिकल एथिक्स। डेंटोलॉजी इज़ अ थ्योरी दैट सजेस्ट एक्शन आर अ गुड आर बैड अकॉर्डिंग टू clear set of rules. Its names come from the Greek word dion, meaning duty. Action that obey the rules are ethical, while action that do not are not. सबसे लास्ट है नॉर्मेटिक एथिक्स। आपके नॉर्मेटिक एथिक्स, इसको एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। नॉर्मेटिक एथिक्स आपके जो मॉरल स्टैंडर्ड है यानी अखलाकियात है वो बताएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने जो डिसीजन लेना है अपनी ज़िंदगी में, क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है, तो अपने मॉरल स्टैंडर्ड यानी अखलाकियात के अकॉर्डिंग जो आपको पसंद है तो वो दूसरों के लिए भी पसंद करना, तो ये नॉर्मेटिक एथिक्स में आता है। एक दफ़ा रीड करते हैं। नॉर्मेटिक्स एथिक्स इन्वॉल्व अराइविंग एट अ मोरल स्टैंडर्ड that regulate right and wrong conduct. In essence, it is a search for an ideal litmus test of a proper behavior. The golden rule is a classic example of normative principle. We should do to others what should want to others to do to us. यानी अब जो आपको पसंद है वो दूसरों के लिए भी पसंद करना। तो ये था आपका चैप्टर 10 बिजनेस टेक्नोलॉजी का चैप्टर 10 एथिक्स, जो हमने तकरीबन 30 मिनट्स में सारा का सारा कवर कर दिया।